Hello guys, good evening everyone. So today I have taken a few questions which you had doubt on. I have taken around 10 to 15 questions which many people had doubt on. So I have written all the questions on the left side of my screen. Actually in physics, if you want to really learn physics, it's only about the understanding and practicing questions. Okay, so there is no, I did not think that there is no such need to make slides. So I've taken the questions on the left side of my screen, and I will try to make you understand those concepts on the right side. So everyone, whoever is watching this lecture, I will ask everyone to focus on the right side of my screen. Okay, so first let me introduce myself. uh, I'm Sumit Nahak. I had secured All India rank 691 in NEET 2021 and currently pursuing MBBS in AIIMS Nation. Okay, so let's start today's session, guys. So our first question is, what do you mean by SI unit? Okay, so question number one, what do you mean by an SI unit? So SI unit basically is, मतलब अगर आप throughout the world देखेंगे, throughout the world if you will see, if we are considering mass या फिर we are considering distance, okay, if you are considering mass, if in India mass is measured in kg, okay, and if you'll go to England, their mass is measured in pound. There might be some different unit of mass. It can be gram, it can be pound or something. For distance in India, we measure it in meters, centimeter. It can be it varies from area to area. In England, if you will go, they will be measuring the same distance in some different unit. Okay, so what scientists thought is, अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग एक एक स्टैंडर्डाइज यूनिट होना चाहिए. There should be a standardized unit which is known to everyone, which is known to everyone. तो उससे क्या होगा, अगर एक यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में सबको पता है, तो हम लोग एक वही यूनिट को अगर हम लोग इंडिया में मेजर कर रहे हैं, उसका भी मतलब सब लोग को समझ में आएगा. या फिर यू आर मेजरिंग द सेम क्वांटिटी इन सम डिफरेंट डिफरेंट एरिया, वहां पे भी उसका मीनिंग सेम रहेगा. ओके, सो यही बेसिक फंडा था जिसके जिसके लिए ये एसआई यूनिट लाना पड़ा. ओके, सो एसआई यूनिट कैलकुलेट करने के लिए मैं फर्स्ट आप लोगों को बोलना चाहूंगा, दो 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 तरह के यूनिट्स होते हैं. एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स. तो क्या है फंडामेंटल यूनिट्स एंड क्या है डिराइव्ड यूनिट्स? लेट मी राइट दैट. फंडामेंटल यूनिट्स और एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, सो जितने भी क्वांटिटीज है, सॉरी यूनिट्स बोल रहा हूं मैं, क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, दो टाइप में डिवाइड किया गया है उसको. फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या है? देर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें से ओनली देर आर 7 क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल. फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब विच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, which cannot be derived from other quantities. एग्जाम्पल्स देने से आप लोगों को समझ में आएगा. एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं. इसका फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जाम्पल होगा मास, मास, लेंथ, टाइम. ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब which are derived from the fundamental quantities. माने फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिराइव क्वांटिटी. क्यों वेलोसिटी को डिराइव क्वांटिटी बोल रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज लेंथ, टाइम इज टाइम. ओके, सो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी से डिराइव क्वांटिटी. और क्या हो सकता है डिराइव क्वांटिटी? एक्सेलरेशन, फोर्स, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब जो दो
फंडामेंटल क्वांटिटीज से आते हैं, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो हाउ इज एसआई यूनिट रिलेटेड, व्हाई डिड आई डिस्क्राइब these two quantities while we are learning about SI unit? Because SI unit जो है that is defined only for fundamental quantities, only for fundamental quantities. माने only for fundamental quantities हम लोगों के पास 7 यूनिट निकाल दिए और उसी से ही डिराइव कर लिया पूरा जितना भी यूनिट्स है. मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पे. only for fundamental quantities. ओके. सो SI यूनिट क्यों निकाला गया वो आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि और एक मैं चीज बोलना भूल गया था. In some areas they follow CGS unit. CGS मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. In some area they follow MKS unit. MKS मतलब क्या है? मीटर, kg, सेकेंड. मैंने in different, it varies from place to place. That's why we had to come to a conclusion. We had to discover some quantities which are known to all. Okay, which is same in all the areas of the world. That's why it they describe the quantity of SI unit. So SI unit just 7 fundamental quantities है. क्या क्या for 7 fundamental quantity है? Length. Length का SI unit क्या है? मीटर. ये 7 क्वांटिटीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ओके. लेंथ का क्या है? मीटर. फिर मास. मास का क्या है? केजी. फिर आता है टाइम. टाइम का क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी, एसआई यूनिट, सेकेंड. फिर आया इलेक्ट्रिक करंट. करंट का क्या है? एसआई यूनिट? एम्पियर. देन कम्स टेम्परेचर. ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके. टेम्परेचर का क्या है? एसआई यूनिट? केल्विन. देन कम्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसका क्या है? एवोगाड्रो नंबर. देन कम्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका एसआई यूनिट क्या है? कैंडला. ओके. तो ये 7 क्वांटिटी है जिसका आप लोगों को एसआई यूनिट याद रखना है. और बाकी जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग यहीं से ही डिराइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स का आ गया. फोर्स का क्या होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन. मास का क्या होगा? केजी. एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? इसमें से आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स का हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हिच इज आल्सो नोन एज न्यूटन. तो न्यूटन हो गया फोर्स का एसआई यूनिट. समझ में आया आप लोगों को? मतलब एसआई यूनिट जो जिस जिस किसी भी क्वांटिटी का आप लोग ऐसे यूनिट निकाल रहे हो, that SI unit should always be written in terms of these 7 quantities, these 7 SI units, these 7 units. That should be in your mind. Okay. So SI unit क्या है, मैं आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया. ओके. SI यूनिट का बेसिक चीज था यही था कि एक एक यूनिट निकालना है जो कि विल बी नोन टू ऑल. ओके. That's our main goal. That was our main goal. Okay. So moving on to today's next question. What is the dimensional formula for energy? After learning first dimensional formula क्या है वो बोल देता हूँ मैं, फिर बोलूंगा what is dimensional formula for energy. तो dimensional formula क्या है? मतलब देखो अभी जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में बोला हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब राइटिंग the SI unit of any fundamental, any physical quantity. Writing the SI unit of any physical quantities in terms of those 7 fundamental quantities. आया समझ में आप लोगों को? डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब होता है अगर कोई भी आप लोगों को, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल दिया वेलोसिटी, एक इजी से स्टार्ट करें देन मैं एनर्जी पाऊंगा. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है आप लोगों को पता है? मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके हिसाब से वेलोसिटी को लिखते हैं. उसके हिसाब से मतलब जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है इसमें से क्या क्या चीजें आएंगे यहाँ पर? लेंथ आएगा और टाइम आएगा. लेंथ का क्या है पावर यहाँ पे? 1.
टाइम का पावर -1, मास का पावर 0, मास नहीं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0l1t-1। आ गया समझ में आप लोगों को? L1 क्यों हुआ? मीटर ऊपर है, और t-1 क्यों हुआ? क्योंकि t नीचे है, t का इनवर्स 1 सेकंड। इसका क्या है पावर? ms-1 ना, तो मीटर का लेंथ आ गया 1, s का -1 तो t का -1। ओके, तो डायमेंशन फॉर्मूला मतलब राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, सो मैं एनर्जी पे आता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी मतलब वर्क, ये तो आप लोगों को पता हो। और वर्क का क्या है फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर अभी फोर्स का क्या ऐसे यूनिट आप लोगों को लगता होगा? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी था। तो मास का ऐसे यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन का क्या है ऐसे यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है ऐसे यूनिट? मीटर। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, वर्क ऐसे यूनिट क्या आएगा? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स। केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू इनवर्स। समझ में आप लोगों को कैसे? जो किसी भी चीज का आप लोगों को ऐसे यूनिट निकालना है या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फर्स्ट आप लोगों को उसका फॉर्मूला याद करना है। ओके, तो फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने के बाद फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटीज यूज्ड है उसका ऐसे यूनिट नीचे लिख दो, फिर मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। इट्स अ वेरी, these are the very simple questions guys. Okay, सो आ गया वर्क का ऐसे यूनिट केजी मीटर स्क्वायर सेकंड टू इनवर्स। तो इसको मैं अभी लिखूंगा डायमेंशन के ऊपर। केजी के लिए क्या आएगा? मास। केजी पे पावर कितना है? मास 1। लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ पे पावर कितना है? 2। देन सेकंड के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? टाइम, टाइम पे पावर क्या है? इनवर्स 2। सो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2t-2, m1l2t-2। ओके, फर्स्ट एसआई यूनिट निकाल दो, एसआई यूनिट से ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। Okay, I hope it's clear to you guys. So moving on to today's third question. Question number 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? Explain what is a solid angle, what is a plane angle. प्लेन, ये है प्लेन एक, और ये एक सॉलिड। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में व्हाट इज द डिफरेंस? मैं एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस। फर्स्ट, व्हाट इज एन प्लेन एंगल एंड व्हाट इज एन सॉलिड एंगल। ओके, सो फर्स्ट व्हाट इज एंगल? एंगल मतलब if you are drawing any two lines intersecting with each other, if you are drawing two lines intersecting with each other, they make an angle with each other. This is an angle. They make an angle with each other. That is known as simple angle. Angle or plane angle भी बोल सकते हैं. Okay. So how do we define a plane angle and how do we define a solid angle? Plane angle मतलब it is defined only for 2D objects. प्लेन एंगल मतलब एक प्लेन पे 2D मतलब 2D मतलब आप, आई होप you understand what does 2D and what does 3D mean. So plane angle is only defined for 2D objects. Okay, and plane angle को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? Okay, if we are drawing two lines, there has to have some angle between them. So what is it? मैंने इस एंगल को, what is the formula and how to calculate the formula? Sorry, how to calculate the angle? So this angle is equal to arc upon radius. This angle is equal to arc upon radius. What is arc? If you are drawing two lines, the arc it makes the length of this arc divided by this length of this arc divided by the radius of this, the radius of this circle is gives you the plane angle. Okay, और ये प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या है? प्लेन एंगल का एसआई यूनिट इज रेडियन। इसको कैसे मेजर करते हैं? रेडियन।
तो आप लोग अभी इसको रियल लाइफ एग्जांपल में सोच सकते हो। आप लोगों को तो ये पता होगा कि सर्किल में सर्किल का जो पूरा एंगल है वो होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री या फिर उसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन, इफ यू नो। 11th स्टार्ट हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मोस्टली। सर्किल का जो पूरा एंगल होता है उसको एंगल होता है 360 डिग्री, या फिर वी कैन आल्सो डिफाइन दैट एज 2 पाई। सो 2 पाई कैसे आया? एक सर्किल है, सर्किल का जो आर्क यहाँ पे है, सर्किल का आर्क कितना होगा यार? आर्क मतलब इट्स सर्कमफेरेंस। कितना है सर्कमफेरेंस? 2 पाई आर अपॉन रेडियस इज आर। आर कैंसिल तो 2 पाई, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया? 2 पाई। 2 पाई रेडियन। ओके, so it's defined for only 2D objects and its SI unit is radian. और एक चीज क्या है? It is analogical to a square, circle या फिर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी 2D ऑब्जेक्ट्स है इसी के लिए ही प्लेन एंगल इज डिफाइंड। ओके, देन आई विल कम टू व्हाट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज डिफाइंड फॉर ओनली 3D ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? Why it is defined only for 3D objects? Defined for 3D object का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कोन आइसक्रीम खा रहे हो। ओके, सो कोन आइसक्रीम के ये बेस में जो एंगल बनता है, ये कोन आइसक्रीम है, तो कोन के एंगल में जो बेस एंगल बनता है उसको तो वहां पे तो देयर आर नॉट ओनली 2 लाइंस, देयर आर मल्टीपल लाइंस, राइट गाइस? सो देयर आर मल्टीपल लाइंस, सो यू कैनॉट मेजर a plain angle here. You have to describe another new quantity that is known as solid angle. या फिर एक taken for an example a watermelon. Okay, so watermelon, when you will see in some vendor shops, they will cut a piece out of it and give you to eat. So when they cut a piece out of the watermelon, it makes an angle with the center. It makes an angle with the center. That is what is known as a solid angle. Solid angle is defined only for 3D objects. Okay, so and how do we measure this solid angle? सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? सॉलिड एंगल का मतलब आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया। कोन आइसक्रीम ले लो या फिर वाटरमेलन का एक पीस काट के अंदर से जो सेंटर से जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं सॉलिड। क्योंकि देयर आर नॉट ओनली 2 लाइंस, देयर आर मल्टीपल लाइंस। ओके, एंड सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज एसआई यूनिट फॉर सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है स्टैडियन। वहां पे था रेडियन, यहाँ पे है स्टैडियन। तो सॉलिड एंगल का स्टैटियन, और एक चीज मैं बोलना भूल गया, इसको हम लोग मेजर करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं थीटा पे, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा पे। ओके, सो हियर ओमेगा इज एरिया एरिया ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक स्फीयर लूंगा, जैसे वहां पे सर्किल लिया था, यहाँ पे मैं स्फीयर ले रहा हूँ, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, सो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेडियन। ओके, तो स्फीयर का होल एंगल इज 4 पाई स्टेडियन। तो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में डिफरेंस होपफुली यू गाइस अंडरस्टूड। यहाँ पे जैसे एनालॉजी वाज स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल, हियर analogical to a cube, cuboid, sphere, or a cone, etc. Okay, so moving on to the next question. Question number 4. What is dimensional analysis and its application? What is dimensional analysis and its application? Dimensional analysis का application क्या है? Why do we do dimensional analysis? Because the first reason is, I'll give you 3 reasons. These are only for your board exams, guys. So if you are watching this lecture, make notes for it. I would say make notes for this question because it can be asked in your board exam. So first reason why do we do dimensional analysis is
checking the dimensional constituency of equations. Checking the dimensional constituency of equations. Checking the dimensional constituency of equations. इसका मतलब क्या है? जो भी इक्वेशन हमारे पास हम लोग को मिल रहा है उसको हम लोग LHS और RHS में दोनों साइड में उसका जो डायमेंशन है, दोनों साइड में जो क्वांटिटीज है दोनों का डायमेंशन सेम है कि नहीं चेक करने में हेल्प करता है। अगर दोनों LHS एंड RHS दोनों में जो क्वांटिटीज है उसका अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो दैट्स डायमेंशनली दैट्स ए इनकरेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब दैट्स टोटली एन इनकरेक्ट इक्वेशन। सो इफ एन इक्वेशन इज ए करेक्ट इक्वेशन होने के लिए first thing is its dimension should be same on the LHS and RHS side. Okay, for example मैं अगर इक्वेशन एक लूंगा v इक्वल टू u प्लस 80 लेंगे। v का डायमेंशन क्या है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m0 l1 t माइनस 1। ओके, सो ये डायमेंशनली करेक्ट लिख रही मैं चेक कर रहा हूँ। u का डायमेंशन क्या है? m0 l1 t माइनस 1। सेम u इज v, डायमेंशन तो सेम ही है। फिर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? m0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, l1 t माइनस 2 इंटू टी। ओके, सो डायमेंशनली करेक्ट कितनी मैं चेक कर रहा हूँ। m0 l1 t माइनस 1, फिर यहाँ पे भी m0 l1 t माइनस 1 प्लस t माइनस 2 प्लस t1, कितना हुआ इसका इक्वेशन? m0 l1 t माइनस 1। सेम 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 सेम। सो LHS और RHS डायमेंशन आर सेम। ओके, सो इसी डायमेंशन चेक करने के लिए ये डायमेंशनल एनालिसिस हेल्प्स अस। ओके, देन सेकंड पॉइंट इज deducing the relation among the physical quantities. Deducing the relation between physical quantities. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल एक सेंट्रीपेटल फोर्स ले रहा हूँ। सेंट्रीपेटल फोर्स मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स वेलोसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? माने सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? मतलब मास का स्क्वायर होगा, मास का इनवर्स होगा, या फिर मास का क्यूब होगा, कैसे डिपेंड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है? ये हम लोगों को डायमेंशन एनालिसिस से पता चल सकता है। कैसे? डायमेंशन एनालिसिस के लिए फोर्स का हम लोग वैसे यूनिट पता है न्यूटन, वहां पे केजी एक ही आता है, तो मास को ऑब्वियसली 1 पे डिपेंड करता है। ओके, ऐसे ही हम लोग अगर हम लोगों को पता है कि कौन कौन सी चीजें पे सेंट्रीपेटल फोर्स डिपेंड करता है तो हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास के ऊपर कितना कितना पावर आएगा, वेलोसिटी के ऊपर कितना पावर आएगा, रेडियस के ऊपर कितना पावर आएगा। ओके, जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स रेडियस वेलोसिटी के ऊपर -2, रेडियस के ऊपर -1। ओके, थर्ड एप्लीकेशन इज conversion of units from one system to another. इसका मतलब क्या है? अगर आप लोगों को डायमेंशन पता है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एमकेएस यूनिट पे एक चीज लिख रहा हूँ। इसका अगर डायमेंशन है 90 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी को आप लोगों को सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या था? केजी, मीटर और सेकंड यूज करते हैं, वहां पे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड कैलकुलेट करते हैं। तो केजी को अगर ग्राम में कैलकुलेट करना है, इसको 90 को मैं 9 कर लेता हूँ, तो 9 केजी मतलब क्या हो जाएगा? ये 900 ग्राम इनटू 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लो, आ गया।
90,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग 9 न्यूटन, इसको बोलते हैं हम लोग 90,000 डाइन। वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कैसे हुआ पता चला आप लोगों को? एक सिस्टम में आप लोगों को पता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं, और एक सिस्टम पे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्क्वायर यूज करते हैं। तो केजी को मैंने कन्वर्ट किया ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट किया मैंने सेंटीमीटर पे, सेकंड को सेकंड पे। तो कन्वर्शन हो गया, 9 न्यूटन इज इक्वल टू 90,000 डाइन। ओके, तो यही था एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस का। क्या फर्स्ट चीज हम लोगों ने सीखा, चेकिंग द डायमेंशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इक्वेशन। Second is deducing the relation between two physical quantities. Third is conversion of units from one system to another. Okay, so moving on to today's next question. Question number 5. So before moving to question number 5, I'll say I hope you guys are studying well. अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, find some mentor who can actually help you. Okay, मतलब that he can be your friend, he can be your teacher, they can be your parents, whoever it is, but find someone who can help you. Okay, and you can see the cutoff increasing day by day, be it NEET or be it JEE. NEET में तो आप लोगों ने देखा होगा sky touching rank inflation. So be consistent, guys. These are the 2 years. If you study well in these 2 years, definitely you are going to get a good college. Okay, so फिजिक्स के लिए मैं जैसे बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, मेनली फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करो। एंड if you want to clarify your lectures, you can watch lectures here, because here also the people who are teaching here, they have got a good rank, so you can watch lectures from here from Sathi, then go back and solve questions. So solving questions should be your prime goal in physics. Okay, so moving on to the next question. What is the difference between velocity and acceleration? This is a very simple question. Velocity and acceleration. These are the things, guys, which you are studying from class 9. So it should be clear to you. If you are not clear with it, be with me for 2 minutes. I'll make it clear for you. So what is velocity? Velocity मतलब देखो, स्पीड तो आप लोगों को पता है, स्पीड हम लोग कॉमनली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में. But when velocity is a new term, what is velocity? Velocity is speed with direction. Speed with direction. So velocity मतलब displacement upon time. Displacement upon time मतलब how many at what velocity it is moving. At what माने अगर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर कवर किया in 2 seconds, so what is its velocity? 10 upon 2 is 5 meter per second. Okay, so velocity मतलब कितना स्पीड से वो जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है in proper direction. And acceleration is change in velocity, rate of change of velocity, rate of change of velocity. मतलब अगर फर्स्ट सेकंड पे देखा कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड, जब फोर्थ सेकंड पे देखा उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड. ओके, तो मतलब जो एक्सीलरेशन है कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड कितना बढ़ते बढ़ते जा रहा है. 2 सेकंड पे देखा 10 था, 3 पे देखा 15 मीटर पर सेकंड था, तो वेलोसिटी उसका इंक्रीज होते होते जा रहा है. तो कितना इंक्रीज हो रहा है वो होता है एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, माने कितना वेलोसिटी चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v माइनस u बाई t. तो यहाँ पे अगर v है 20 माइनस u है 5, टाइम है 4 माइनस 1 3, तो 15 बाई 3 इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ा रहा है अपना. वही होता है एक्सीलरेशन. मतलब एक सेकंड पे वो कितना वेलोसिटी अपना इंक्रीज कर रहा है. ओके, एक सेकंड पे वो कितना अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यही हो गया इसका एक्सीलरेशन. तो वेलोसिटी का जो ऐसे यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, एंड एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, so moving to the next question, question number 6.
formula for mass, velocity and acceleration. Okay, फॉर्मूला तो यहीं पे लिख दिया था, फिर भी मैं बोल देता हूँ. व्हाट इज मास, व्हाट इज वेलोसिटी एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन. मास को हम लोग जो मेजर करते हैं, मास इज इक्वल टू केजी. ओके, देन मास पे मैं क्या बोलूंगा, ये इफ यू गाइस नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. मास मतलब होता है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी. मास इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी. और जो हम लोग वेट, जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, दैट्स कंप्लीटली फॉर फिजिक्स, इट्स अ मिथ. मतलब वेट मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आप लोग अभी सोचते होंगे कि जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वेट, मतलब आपने जो वेट मशीन पे चढ़ के देखा होगा अपना वेट, दैट्स योर मास गाइस, दैट्स योर मास. वेट मतलब दैट्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिव्स यू वेट. Okay, so mass is an inherent property of the body. It is never changed. It is never changed. इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग अर्थ पे अपना मास माप रहे हो, 50 kg आ रहा है. If you go back to Mars, there also if you measure your mass, it will be 50 kg. Come to Moon, measure your mass, it will be 50 kg. But weight changes from place to place. Weight का मतलब होता है mass into gravity. अर्थ पे g का वैल्यू है 9.8. तो अर्थ पे आप लोगों का होगा 50 into 9.8. ओके, बट आप लोग मार्स पे जा रहे हो, मार्स पे आप लोगों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा इंक्रीज होगा, तो वेट थोड़ा इंक्रीज होगा. मून पे आ रहे हो, मून पे g/6 होता है, मतलब अर्थ का 1/6 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे थोड़ा डिक्रीज होगा. समझ लो ना आप लोग, weight varies from place to place. Then formula for velocity, just now I told, formula for velocity is displacement upon time. And I told velocity has direction, so it's a vector quantity. Displacement कैसे यूनिट होता है, मीटर, टाइम को होता है सेकंड, तो इसका वेलोसिटी कैसे यूनिट हो गया, मीटर पर सेकंड. Then comes acceleration. Acceleration का फॉर्मूला क्या बोला मैं, एक सेकंड में कितना वो वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is acceleration. V minus u upon t. Final velocity minus initial velocity by time is acceleration. Okay, acceleration भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका इससे यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Okay guys, so these are the formulas which you need to remember for mass, velocity and acceleration. So moving on to today's next question, question number 7. What do you understand by kinematics, and describe distance time graph and velocity time graph? Okay, इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी है नीचे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लो यहाँ पे, so that the next question after this, I think the next question you can understand it in a better way. Okay, so what is kinematics? Kinematics is a branch of physics which deals with the motion of objects. It's a branch of physics which deals with motion of objects. मतलब जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उस पे जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स. सो काइनेमेटिक्स, देखो काइनेमेटिक्स के लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि डिफाइंड, दो जो आर डिफाइंड फॉर काइनेमेटिक्स. एक है डिस्टेंस, एक है वेलोसिटी, एक है एक्सेलरेशन, एक है टाइम. सो जो काइनेमेटिक्स में हम लोग तीन इक्वेशन पढ़ते हैं मेनली, v इज इक्वल टू u प्लस t, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. होपफुली आप लोगों को पता है कौन सा किसके लिए डिनोट करता है. v इज फाइनल वेलोसिटी, लिख देता हूं यहाँ पे. u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration,
टी इज टाइम। ओके, सो ये सारी चीजों को लेके 3 इक्वेशन डिराइव्ड है काइनेमेटिक्स में। ओके, so kinematics deals with mostly these 3 equations of motion. So moving on to describe xt graph, distance and time graph. तो मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, यही है टाइम, ये है डिस्टेंस, 1 2 3 4 सेकंड। ओके, अगर ये फर्स्ट सेकंड मूव कर रहा है 5 मीटर, सेकंड सेकंड पे 10 मीटर, थर्ड सेकंड पे 15, फोर्थ सेकंड पे 20, ये इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब हम लोग स्लोप निकालते हैं, स्लोप मतलब आप लोगों को पढ़ा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में, स्लोप मतलब tan थीटा। जब इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, tan थीटा मतलब स्लोप ऑफ ग्राफ, गिव्स यू वेलोसिटी। ओके, यही चीज आप लोगों को मोस्टली याद करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, नथिंग एल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ओनली, दिस वन। ओके, देन कम्स vt ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे भी सेम वैल्यू ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, आप लोगों को स्लोप क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? एक्सीलरेशन। जो ये एंगल है, अगर आप ये एंगल निकालोगे, ये एंगल आप लोगों को देगा एक्सीलरेशन। ओके, एंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया ऑफ, एरिया अंडर, एरिया अंडर vt ग्राफ will give you distance. ओके, यही चीज आप लोगों को याद करना है। क्या याद करना है? जब आप xt ग्राफ लोगे, xt ग्राफ का स्लोप आप लोगों को देगा वेलोसिटी। अगर आप vt ग्राफ ले रहे हो, vt ग्राफ का स्लोप देगा आप लोगों को एक्सेलरेशन, एंड एरिया अंडर द vt ग्राफ will give you distance. Okay, this is the only thing you need to remember here. So moving on to numerical, this is a very good question someone had asked. Question number 8. The question, क्या दिया है क्वेश्चन में? ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड। अगर ये पॉइंट ए है, 2 मीटर इन 2 सेकेंड, एंड नेक्स्ट एंड 2.2 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। 2.2 मीटर in next 4 seconds. Okay, what will be the velocity of the body at the end of the 7th second? तो देखो, इनिशियली इसका कुछ स्पीड होगा जिसको हम लोग मान लेते हैं u। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 seconds इज 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है? u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हम लोगों को नहीं पता, टाइम है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन भी नहीं पता, टी स्क्वायर, टी इज 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर 4, h2 का वैल्यू हम लोगों को पता है 2 मीटर। तो 2 इज इक्वल टू 2u प्लस, तो एक इक्वेशन आ गया, 2 कैंसिल कर लो, u प्लस a इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया। समझ में आप लोगों को? फर्स्ट 2 सेकेंड में मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पता है हम लोगों को 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता। तो s इज इक्वल टू हम लोगों को पता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u को u लिख लिया, टाइम को टाइम दे दिया, टाइम का स्क्वायर, तो u प्लस a इक्वल टू 1 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। देन कम्स at the end of 6 seconds, 2 and 4 ना, at the end of 6 seconds his displacement was 4.2 meter, 2 plus 2.2, 4.2 मीटर। ओके, टाइम कितना लिया है वो? 6 सेकेंड। ओके, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s6 इज इक्वल टू 4.2 इज इक्वल टू ut, u हम लोग को अभी भी नहीं पता, टाइम कितना है 6 सेकेंड प्लस हाफ, ए हम लोगों को अभी भी नहीं पता, टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 36। सो 2 को 36 से काट रहा हूँ 18,
तो इक्वेशन क्या बन गया हम लोगों का 6u प्लस 18a इज इक्वल टू 4.2। यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो यह इक्वेशन क्या बन जाएगा u प्लस 3a इज इक्वल टू 0.7। इट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके गाइस, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कैसे है आप लोगों को समझ में आ गया? देन फर्स्ट इक्वेशन मैं अभी माइनस करूंगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 से माइनस करो, u प्लस a इज इक्वल टू 1 माइनस u प्लस 3a इज इक्वल टू 0.7। यू कैंसिल, ये माइनस हो गया, a माइनस 2a इज माइनस 2a इज इक्वल टू 0.3। माइनस 2a इज इक्वल टू 0.3, तो a का वैल्यू कितना आ गया माइनस 0.15, माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो आप लोगों के पास अभी है, आप लोगों के पास एक्सेलरेशन, तो आप यहां से अभी u निकाल सकते हो। u प्लस a इक्वल टू 1 आप लोगों को पता था। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। u प्लस a इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू आप लोगों को पता है कितना है माइनस 1.15 इज इक्वल टू 1। तो u इज इक्वल टू 1.15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट। वेलोसिटी एट 7 सेकंड क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस at। u का वेलोसिटी फॉर्मूला आ गया, u का वैल्यू 1.15, एक्सीलरेशन है 0.15 इंटू 7, तो वेलोसिटी आ गया 1.15 माइनस 1.05 is velocity at 7 second is 0.1 meter per second. That is our answer. Okay guys, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया। फर्स्ट हम लोगों ने S2 निकाला, देन S6 निकाला, दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन से हम लोग a और u का वैल्यू निकाला, फिर a और u का वैल्यू लेके हम लोग फाइनल वेलोसिटी एट 7 सेकंड निकाल लिया। ओके, so moving to the next question, question number 9, which is also a numerical. Question number 9. So question number 9, what it says is, a traffic police observes a fast moving car. Due to overspeeding, the officer starts his bike and accelerates uniformly. Okay, यहाँ पे वो खड़े थे पॉइंट ए पे, एक कार इनको क्रॉस किया, दिस इज ए कार क्रॉस, ओके, फास्ट मूविंग कार। So the officer sees it is overspeeding, वो कार ओवरस्पीड कर रहा था, that's why he started his bike and accelerated uniformly। उनको चेज करना था कार को, तो ये अपना गाड़ी स्टार्ट करके कितना स्पीड में जा रहे थे वो लोग, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, एंड एक्सीलरेट, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी था 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेट किया 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मैं सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 90,000 अपॉन 3600, ये कैंसिल, 900 बाई 36, 900 बाई 36 कितना होगा, 18 पे मैं काट रहा हूँ 2, एक्सीलरेशन आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन आ गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे रहा है क्वेश्चन में, एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, ओ माय गॉड, सॉरी, u है 0, बट दिया है एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 8 सेकेंड्स। मतलब 8 सेकेंड तक इन्होंने टाइम लिया और अपना फाइनल वेलोसिटी उन्होंने कितना कर लिया, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मैं अभी जस्ट सॉल्व किया था, कितना आया था 25, तो 8 सेकेंड में वो अपना वेलोसिटी कर लिया अपना 25 मीटर पर सेकेंड, एंड देन ही मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, 25 मीटर कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, एंड ओवरटेक्स द कार आफ्टर 42 सेकेंड्स आफ्टर द कार पास। कार मूव कर रहा है 42 सेकेंड तक,
वही सेम स्पीड पे, उसका कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा जिसको हम लोग मान सकते हैं v। वो कार कितना मूव किया 42 सेकंड में? 42 v मीटर। ओके, 42 सेकंड तक मूव किया। अगर वो वेलोसिटी था इसका v मान लिया, तो कार ने कितना मूव किया होगा? 42 v मीटर। ओके, और इन्होंने स्टार्ट किया अपना बाइक कुछ सेकंड के बाद ही ना, मतलब देखा कि वो स्पीड जा रहा है, कुछ सेकंड के बाद ही इन्होंने स्टार्ट किया होगा। दिया है 8 सेकंड तक, 8 सेकंड तक इतना स्पीड हो गया। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से इफ यू ओवरटेक्स द कार आफ्टर 18 सेकंड फ्रॉम द इंस्टेंट ही स्टार्ट्स, आफ्टर 18 सेकंड मतलब फर्स्ट 8 सेकंड में उन्होंने एक्सेलरेशन किया, देन 10 सेकंड he moved with constant speed 25 meter per second. Okay, so find the distance traveled by the officer. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो फर्स्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों निकालेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार भी उतने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 42 सेकंड में, तो उसका वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो फर्स्ट 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इसके लिए क्या है हम लोगों के पास फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, वी स्क्वायर हम लोगों के पास है कितना 25 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है 0 इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, माने 25 अपॉन 8 इंटू एस 4। सो 25 का स्क्वायर कितना है 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 by 4 into s। 25 25 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, फर्स्ट 8 सेकंड में इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। देन बोल रहा है क्वेश्चन में फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड ही मूव्ड विद द सेम वेलोसिटी 25। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s2 s इंटू सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम 250 मीटर। ओके, सो ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे 18 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रैफिक पुलिस कवर्ड कितना डिस्टेंस s1 प्लस s2। s1 इज 100 मीटर प्लस s2 इज 250 मीटर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 350 मीटर। तो इन्होंने जितना ट्रैवल किया कार ने भी उतना ही ट्रैवल किया, मतलब ओवरटेक करने से पहले। सो 350 इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, कार आल्सो ट्रैवल। तो कार बोल रहा है कितना स्पीड से जा रहा है, कितना सेकंड तक मूव किया 42 सेकंड, तो 42 सेकंड इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू 350। तो कार का कितना वेलोसिटी था 350 अपॉन 42। इसको सॉल्व करोगे जितना भी आएगा कार का उतना वेलोसिटी था। क्या पूछा था हम लोगों को, स्पीड ऑफ कार आ गया, स्पीड ऑफ कार 350 बाई 42। और ये क्या पूछा था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ट्रैफिक पुलिस इज 350 मीटर। ओके गाइस, so moving on to today's next question, question number 10. What our question number 10 says, how the velocity is obtained by the integration of AT graph। जैसे मैंने वहां पे बोला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और एक एग्जांपल दिया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक आएगा क्वेश्चन है इन एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक मैं ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे एक्सीलरेशन और टाइम का। ओके, अगर इसका फर्स्ट सेकंड में एक्सीलरेशन था 5, सेकंड सेकंड में एक्सीलरेशन था 10, थर्ड सेकंड में एक्सीलरेशन था 15, तो ये आ गया इसका ग्राफ। तो ये याद करो एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ आएगा, द एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एटी कर्व गिव्स यू वेलोसिटी। ओके, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ना, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिया नहीं रहेगा, आप लोगों को कैसे टाइम दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल ए इज 2t plus 2, माने with time acceleration varies with respect to this equation 2t plus 2। तो आप लोगों को दिया रहेगा वेलोसिटी निकाल, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द एटी कर्व, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व मतलब
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर कर्व, ये याद रखो। और डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ ग्राफ। ओके, सो आप लोगों को एक्सेलरेशन इसे दिया रहेगा, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी का मतलब आप लोगों को पता है एटी का अगर रिलेशन दिया हुआ तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एटी। एरिया का मतलब है इंटीग्रेशन। और सेम लाइक दिस, जो यहाँ पे इक्वेशन था, जैसे आप लोगों में टाइम थीटा निकालने के लिए बोला था, अगर आप लोगों को डिस्टेंस का इक्वेशन दिया रहेगा 2t² या फिर कुछ भी, अगर आप लोगों को निकालना है वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अगर आप लोगों को स्लोप निकालना है तो डिफरेंशिएशन, एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन। सेम जैसे अगर वेलोसिटी टाइम का कुछ रिलेशन दिया है, अगर आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालना है कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी टाइम कर दिया है, डिस्टेंस पूछा है, तो इंटीग्रेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट्स इट। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट कैसे करोगे, 2t को इंटीग्रेट करो, 2t² by 2, 2 को इंटीग्रेट करो, टंग टंग कैंसिल, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू t² + 2t। ओके, यही होता है रिलेशन, रिलेशन ऑफ एटी का ग्राफ विथ वेलोसिटी। रिलेशन जो भी चीजें मैं था अभी बोल दिया आपने, बस ये फंडामेंटल क्लियर रखो कि अगर एरिया अंडर कर्व है तो है इंटीग्रेशन, स्लोप ऑफ कर्व है तो है डिफरेंशिएशन। ओके, यही है, उतना कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था नहीं। देन कम्स व्हाट इज किरचॉफ्स रूल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल क्या कहता है, अगर if you see some current moving in a wire, तो Kirchhoff law says at any junction, मैंने अगर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ इस तरह का, देखो एक सर्किट ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे करंट आ रहा है I1, यहाँ पे करंट आ रहा है I2, और ये मिल रहा है यहाँ पे। सो एट एनी जंक्शन, किरचॉफ लॉ जंक्शन के लिए, एट एनी जंक्शन द sum of current entering the junction is equal to